इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम, ठीक है। आज का टॉपिक है बजट। सभी लोगों के मोबाइल पे ये आ गया है पूरा। अब क्योंकि इसमें छोटा दिखेगा, आप अपने अपने मोबाइल पे चेक करते रहिए, समझा देता हूँ कैसे पढ़ना है। पहले इसको याद करना है आपने, ठीक है। बजट के दो पार्ट पढ़ रहे होंगे आप। एक यहाँ पे लिखा होगा राजस्व बजट, लिखा है रेवेन्यू बजट, और उस तरफ लिखा होगा पूंजी बजट यानी कैपिटल बजट। दो पार्ट याद हो गए? कौन कौन से? रेवेन्यू बजट, दूसरा कैपिटल बजट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? राजस्व बजट के दो पार्ट हो गए, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इतना क्लियर हो गया? तो अब एक एक करके, एक एक पार्ट करके हम करते हैं कि क्या, क्योंकि पूरे को एक साथ नहीं पढ़ सकते। इसको बड़ा कीजिए जरा, जो राजस्व प्राप्तियां हैं उसको बड़ा कीजिए। राजस्व प्राप्तियों में दो पार्ट पढ़ रहे हैं हम। एक कर राजस्व पढ़ रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू। एक हम पढ़ रहे हैं गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू। भाई सरकार दो तरह से कमाती है। जैसे कैसे कमाती है? एक तो टैक्स लगाकर कमाती है, और एक में टैक्स नहीं लगाती है, सेवाएं देती है उसके एवज में। जैसे अगर आप ट्रेन में बैठ रहे हो तो टिकट ले रहे हो ना, तो कहाँ जा रहा है? सरकार के पास जा रहा हो टिकट का पैसा। कहाँ जा रहा है? तो उसको हम किस में लेंगे? गैर कर राजस्व में लेंगे। किस में लेंगे? गैर कर यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू में। नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अब कर राजस्व में भी, टैक्स रेवेन्यू में भी दो पार्ट हो गए। मतलब जब कर लगाती है सरकार तो दो प्रकार के कर लगाती है, तो प्रत्यक्ष कर होगा या वह अप्रत्यक्ष कर होगा। प्रत्यक्ष कर कौन सा होगा? डायरेक्ट टैक्स। और अप्रत्यक्ष कर कौन सा होगा? इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। परिभाषा जब हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष, जैसे माना जो मैं कमा रहा हूं तो मेरे पे, मुझे सरकार कुछ नहीं दे रही है, मैंने अपने आप इंस्टीट्यूट बनाया, ये सब चीजें जो दिख रही हैं आपको, ये सब अपने आप किया। लेकिन जहां मेरी कमाई एक पर्टिकुलर लिमिट को पार करेगी तो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, लग किसी और पे रहा है लेकिन भार किस पर पड़ रहा है? आप पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? जैसे एक रेस्टोरेंट का मालिक है, उस पर जीएसटी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? जीएसटी जो होता है अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब रेस्टोरेंट के मालिक पर पड़ रहा है, पर आप क्या कर रहे हो? जब उसके यहाँ खा रहे हो या जो भी पार्टी वार्टी कर रहे हो, उसके बाद जब बिल आ रहा है उसमें लिखा हुआ इनडायरेक्ट, मतलब जीएसटी इतना लगा, लेकिन पे कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। क्या हो गया? समझ में आ गया? जैसे अब एक मोटा सा एग्जांपल याद रखिए कि जीएसटी जो है, सॉरी, जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि मैं कमा रहा हूं, मुझे डायरेक्ट देना पड़ेगा, है ना। अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी को याद कर लीजिए, तो उससे अपना आप डेफिनेशन आपकी समझ में आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब प्रत्यक्ष करों में भी दो पार्ट होते हैं। एक केंद्र के प्रत्यक्ष कर होते हैं, सेंटर के। एक राज्य के प्रत्यक्ष कर होते हैं। केंद्र के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? कुछ इसमें से बीच बीच में क्या होते हैं, हट जाते हैं, कुछ नए कर इंट्रोड्यूस होते हैं। लेकिन फिलहाल जो लिस्ट है मेरे पास, मैं उसमें पढ़ लेता हूं कि केंद्र के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं। थोड़ा इसको और बड़ा करेंगे, और बड़ा करो। केंद्र के प्रत्यक्ष करों में सबसे पहले आयकर हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। दूसरा हो गया निगम कर। निगम कर मतलब कॉर्पोरेट टैक्स। निगम कर मतलब, तो इसको ऐसे याद कीजिए कि भाई केंद्र का प्रत्यक्ष कर है आयकर, केंद्र का प्रत्यक्ष कर है निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स, केंद्र का प्रत्यक्ष कर है व्यय कर। व्यय कर को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। एक बार चेक कीजिए, व्यय कर। ऐसे ही संपत्ति कर, केंद्र का ही जो प्रत्यक्ष कर है वो कौन सा है? संपत्ति कर। केंद्र का प्रत्यक्ष कर है पूंजी लाभ कर। केंद्र का प्रत्यक्ष कर है लाभांश कर, ब्याज कर, उपहार कर, आस्ति कर, लाभांश विवरण कर, वितरण कर, प्रतिभूति व्यापार। अब आपने क्या करना है? ये लिस्ट याद करनी है। क्या करनी है? क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनेगा प्री में, थोड़ा नीचे नीचे दिखाओ थोड़ा। वो क्वेश्चन बनाएगा निम्नलिखित में से कौन केंद्र का प्रत्यक्ष कर नहीं है, सेंटर का डायरेक्ट टैक्स नहीं है। चार ऑप्शन देगा। कितने? चार ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन आयकर दे देगा, दूसरा निगम कर दे देगा, दो ऑप्शन को देख के आप खुश हो जाओगे, तीसरा लाभांश कर दे देगा। अगर मैं बनाता तो मैं ऐसे बनाता, लाभांश कर दे देगा, और चौथा दे देगा क्या? भू राजस्व। क्या दे देगा?
तो केंद्र का डायरेक्ट टैक्स क्या नहीं है? भू राजस्व, क्योंकि भू राजस्व किसमें पड़ रहा है? स्टेट में पड़ रहा है। राज्य का डायरेक्ट टैक्स है वो, किसका? स्टेट का डायरेक्ट टैक्स है वो। इतना क्लियर हो गया? तो ये लिस्ट याद करनी है, याद तो करनी पड़ती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। इंग्लिश में मैं दे दूंगा, फिलहाल पहले हिंदी में देख लीजिए, उसके बाद उसको इंग्लिश में याद करना है। ऐसे ही राज्य के प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। कृषि आय पर कर, होटल प्राप्तियों पर कर, व्यवसाय कर, अचल संपत्तियों पर कर, अचल संपत्तियों पर कर, गैर शहरी, ठीक है, रोजगारों पर कर, पथ पर कर, टोल टैक्स इसको बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये स्टेट के याद करने। फिर यहां से क्वेश्चन बनाएगा, निम्नलिखित में से कौन स्टेट का डायरेक्ट टैक्स नहीं है? 3 यहां से दे देगा, 1 यहां से उठा देगा, आयकर दे देगा। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन बनाना भी सीखिए, पेपर में कोई अंतरिक्ष से नहीं आते हैं क्वेश्चन। फिर आगे आइए भाई, अब अप्रत्यक्ष कर पे आइए। अप्रत्यक्ष कर में, इनडायरेक्ट टैक्स में केंद्र के इनडायरेक्ट टैक्स अलग पड़ने हैं और राज्य के इनडायरेक्ट टैक्स अलग पड़ने हैं। तो केंद्र के जो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया वो कौन कौन से? सीमा शुल्क, सीमा शुल्क जो हो गया वो क्या हो गया? कस्टम ड्यूटी, वो हो गया केंद्र का अप्रत्यक्ष कर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, क्या बोलते हैं उसको? एक्साइज। सेवा कर या जीएसटी भी बोल सकते हैं आप, वस्तु और सेवा कर जो है वो भी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय व्यापार कर, ये सब किस में आ गए? अप्रत्यक्ष करों में आ गए। इतना क्लियर आ गया? पहले वैट चलता था, जीएसटी से पहले क्या चलता था? वैल्यू एडेड टैक्स, वो भी क्या था? अप्रत्यक्ष कर था, ठीक है। अब राज्य के आ जाओ, व्यापार कर, स्टाम्प कर एवं पंजीकृत शुल्क, पंजीकृत बोलते हैं रजिस्ट्रेशन, है ना, पंजीकृत शुल्क। राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य का अपना एक उत्पाद शुल्क होता है। डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, इसीलिए बोला जाता है स्टेट चाहे तो पेट्रोल के रेट कम हो सकते हैं, अपना कर कम कर दे। अगर कम कर, क्योंकि पेट्रोल के रेट हर स्टेट में एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्या होंगे? रेट होंगे, ठीक है। डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर। अब ये समस्या ये है, इसमें केंद्र का भी लगता है, राज्य का भी लगता है, ये सरकार के हाथ में है भी नहीं इस कर को कम करना। अगर सही बताऊं तो हम कोसते हैं ना कि सरकार ने ये महंगा कर दिया, वो महंगा कर दिया। वाहनों पर कर, परिवहन कर, विज्ञापन कर, विद्युत पर कर व शुल्क, शिक्षा उपकर, एजुकेशन सेस। अगर मैं क्वेश्चन बनाता यहां से बनाता, जो एजुकेशन सेस होता है वो किस प्रकार का कर है? उपकर बोलते हैं इसको, कर नहीं बोलते हैं। शिक्षा उपकर यानी एजुकेशन सेस किस प्रकार का कर है? आंसर इनडायरेक्ट। और किसका? किसका? स्टेट का, ठीक है। ऊपर आइए। फिर सट्टेबाजी पर कर, है ना। अब सट्टेबाजी, लॉटरी वगैरह जो जुआ होता है, गैम्बलिंग, सट्टेबाजी पर कर। लॉटरी सुना होगा आपने, केरला लॉटरी, एक रिक्शे वाले की निकल गए इतने करोड़, तो करोड़ों लोग लेते हैं तब जाके किसी एक का निकलता है ना। चलो जी आगे आओ। अब गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू से कैसे कमाती है सरकार? नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी केंद्र का नॉन टैक्स रेवेन्यू अलग होता है, स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू अलग होता है। केंद्र क्या करता है? सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त निवल अंशदान, जैसे रेलवे, रेलवे से भी कमाता है। रेलवे से भी क्या होता है? केंद्र, भाई ट्रेन में आपको घुमाने के लिए थोड़े बना रखी ट्रेनें, आपने टिकट लिया, वो किसके पास गया? केंद्र के पास गया। पर आप ये भी समझो कि रेलवे जो कर्मचारियों की संख्या है वो भारत में सबसे बड़ी संख्या जो कर्मचारियों की है, केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा जो स्टाफ है वो रेलवे का है। किसका? मतलब इससे बड़ा स्टाफ किसी का नहीं है। दूसरी चीज, रेलवे जब क्या करती है, 1 रुपए कमाती है तो उसमें से मान के चलिए 90 पैसे, 89 पैसे, कभी 91 पैसे, कभी 92 पैसे और कभी 93 पैसे सिर्फ रेलवे के खर्चे हैं। क्या है? जो प्रॉफिट होता है वो 7 पैसे, पैसों में बता रहा हूं मैं, कि अगर वो पूरा रेलवे 1 रुपए कमाता है तो जो उसको प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है? 7 पैसे, 8 पैसे, 9 पैसे, 10 पैसे,
लालू प्रसाद यादव के समय में बड़ी वाहवाही हुई थी जब रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय ठीक ठाक पैसा कमाया रेलवे ने, है ना। तो उस समय के लिए बोला जाता है कि भाई बहुत अच्छा पैसा कमाया। तो अच्छा कब माना जाता है कि माना रेलवे में 88 पैसे में खर्चा निपटा दिया अपना, पूरा वेतन वूतन सब जितनी भी चीजें सब निपटा दी, और 12 पैसे का अगर प्रॉफिट हो गया तो ये माना जाता है रेलवे ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। समझ में आ गया। ऐसे ही डाक भेजते हो, स्पीड पोस्ट करते हो, पैसा देते हो ना पोस्ट ऑफिस में, कहाँ जाता है? केंद्र का गैर कर राजस्व में आता है। उधर सेवाएं नहीं दे रही है सरकार, इधर सेवाएं दे रही है। डाक विभाग होगा, उसमें कर्मचारी होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का लाभ, वन, समुद्र पारीय संचार सेवाएं आदि, ये सब क्या है? केंद्र के गैर कर राजस्व हैं। फिर और क्या है? ब्याज प्राप्तियां। क्या केंद्र राज्यों को देता है? क्या कर्जा, राज्य ब्याज भी तो देंगे। केंद्र क्या करता है भाई? केंद्र जो है वो विदेशों से ले सकता है, राज्य नहीं ले सकते। राज्य जो लेंगे वो किससे लेंगे? केंद्र से लेंगे। तो केंद्र को पैसा वापस ब्याज तो देंगे ना। तो राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से, रेलवे से, दूरसंचार से, अन्य से ब्याज प्राप्तियां। राजकोषीय सेवाएं यानी करेंसी, सिक्के एवं ढलाई, अन्य राजकोषीय सेवाएं और भी है इसमें, देखिए नीचे है। सामान्य सेवाएं, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियां, चीनी, कैस्टर ऑयल, सीरा, है ना, इन सब चीजों से। कैस्टर ऑयल, शीरा के निर्यात से लाभ, कच्चे तेल पर प्राप्त रॉयल्टी, बाह्य सहायता। कौन सी? बाह्य सहायता जो भी मिलेगी वो सब के पास जाएगी, केंद्र के पास। राज्य कैसे कमाएगा? विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त निवल अंशदान, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त निवल अंशदान, जैसे वन, विद्युत, विद्युत परियोजनाएं जो राज्य की होती हैं उनसे राज्य क्या करता है? पैसा कमाता है। ठीक है। सड़क एवं जल परिवहन सेवाएं, दुग्ध विकास, उद्योग, खनन एवं खनिज, सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, इन सब से राज्य क्या करता है? पैसा कमाता है। ऊपर करो। सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आय, सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त आय तथा लाभांश। भाई सार्वजनिक उपक्रम का मतलब क्या कि माना राज्य ने अपनी लीसा फैक्ट्री खोल रखी है। लीसा किससे प्राप्त होता है? चीड़ से होता है। चीड़ के कहाँ है? हमारे राज्य के अंदर है। उसमें से लीसा निकाला जा रहा है। एक फैक्ट्री खोल दी माना सरकार ने अपनी, तो सरकार उससे क्या करेगी? पैसा कमाएगी, क्योंकि उस लीसे से फिर तारपीन का तेल बनेगा। क्या बनेगा? जो कि फर्नीचर उद्योग में क्या होता है? यूज होता है। ठीक है। या सरकार ने जूस की फैक्ट्री खोल दी, बुरांस और माल्टे का जूस बना रही है सरकार, गढ़वाल मंडल विकास निगम के माध्यम से क्या कर रही है? बेच रही है। तो उससे भी क्या कर रही है? प्रॉफिट कमा रही है। सरकार कभी कभी अपनी चीनी मिल भी खोलती है, जैसे डोईवाला वाली जो चीनी मिल है सरकारी है, सरकारी है ना। तो सरकार अपने उपक्रमों से क्या कर सकती है? अब जैसे केंद्र के बड़े उपक्रम होते हैं भाई, जैसे BHEL है, केंद्र का बड़ा उपक्रम है। राज्य के उपक्रम बहुत बड़े नहीं होते हैं। जैसे शराब फैक्ट्री खोल दी, जैसे हिमाचल है तो सोलन में उसने क्या कर रखी? शराब फैक्ट्री खोल रखी। तो शराब बनाकर भी और बेचकर क्या करती है? पैसा कमाती है, कमाता है राज्य, है ना। इस प्रकार से ये गैर का मतलब कर नहीं लगा रहा है, दे रहा है कुछ, लो शराब लो और उसके बदले में क्या करो? पैसा दो, है ना। अच्छा जी, दिए गए उधारों से प्राप्त ब्याज, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं से प्राप्त आय, आर्थिक सेवाओं से प्राप्त आय, ये हो गया एक तरफ का पार्ट। ठीक है। ये मजा कब आएगा आपको? आनंद कब आएगा इसको? जब आप याद कर लेंगे। जब तक याद नहीं हुआ तब तक कबाड़ है वो। जब याद हो जाएगा तो आपका एक 16 नंबर का एक क्वेश्चन क्या हो गया? तैयार हो गया। बजट आपकी समझ में आ गया इसका मतलब, है ना। तो फ्लो चार्ट भी अगर आप बना देते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर आप दो दो चार चार चीजें भी, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, दो दो चार चार चीजें भी अगर लिख देते हैं आप, तो माना जाता है कि आपकी समझ में बजट आ गया। ठीक है। फिर है राजस्व व्यय, मतलब अब उधर तो क्या थी? आय थी, क्या कैसे कमाया, राज्यों ने कैसे कमाया, केंद्र ने कैसे कमाया, अब खर्च भी तो करना है। तो राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो गैर योजनागत व्यय, योजनागत राजस्व व्यय, है ना। ये पूरा है, थोड़ा छोटा करना, पूरा है। ठीक है। तो गैर योजनागत व्यय में क्या हो गया?
नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, ब्याज भुगतान। भाई केंद्र ने बहुत पैसा ले रखा, उठा रखा है, मैंने आपको बताया भी कि आप सभी के सर पर 10,000 20,000 के बीच में क्या है, कर्जा है, हर एक नागरिक के सर पर। आपने नहीं लिया, सरकार ने ले रखा है। कहां से ले रखा है, बाहर की जो वित्तीय संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, बहुत सारी जगह से क्या कर रखा, लोन ले रखा, तो उसका ब्याज देना पड़ता है। तो एक बहुत बड़ी जो हमारी कमाई होती है सरकार की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किस में चला जाता है, ब्याज भुगतान में चला जाता है। प्रतिरक्षा सेवाएं, डिफेंस पे जो खर्चा हो रहा है, डिफेंस डील्स जो हो रही हैं, आर्थिक सहायता, सब्सिडीज जो दी जाती है, क्या होती है, हमारे जैसे हमारे देश में सब्सिडी देनी जरूरी है, लेकिन सब्सिडी खोखला करती है किसको, देश को। क्या करती है, सब्सिडीज को धीरे धीरे, अगर जब हम विकसित होंगे ना, सब्सिडीज धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएंगी, जो सब्सिडीज अभी दी जा रही है। क्योंकि हम अभी बोलने को बोलते हैं हम अंडर डेवलप्ड है, लेकिन अंडर डेवलप्ड कोई वर्ड नहीं होता है, दो ही वर्ड होते हैं, या तो डेवलप्ड होता है, डेवलपिंग होता है ना, मतलब सॉरी डेवलपिंग बोलते हैं हम कि हमारा देश डेवलपिंग है, दो ही वर्ड होते हैं, एक होता है डेवलप्ड कंट्रीज, एक होता है नॉन डेवलप्ड। हम नॉन डेवलप्ड हैं, अभी डेवलप नहीं हुए हम लोग। तो जब तक नहीं हुए तब तक सब्सिडीज देनी पड़ रही है। फिर राजनीति भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, वोट बैंक को भी आकर्षित करना है। कुछ सब्सिडीज कहीं पर तो जरूरत है, लेकिन कहीं कहीं पर जरूरत नहीं है ना। प्रशासनिक सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवाओं पर जो खर्चा होता है वो किस में आता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता है। योजनागत में क्या होता है, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, कृषि एग्रीकल्चर पर होगा, ग्रामीण विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, खनिज, परिवहन, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब छोटा करो इसे, इधर लेके आओ, इधर। अब आया पूंजी बजट। क्या आया, कैपिटल बजट। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियां कहां से हो रही हैं, रिसीट्स कहां से हो रही हैं, एक्सपेंडिचर कहां पर हो रहा है। तो पूंजीगत प्राप्तियों में क्या है कि आंतरिक बाजार उधारी, अल्प बचत जमा, RD FD होती है, फिक्स डिपॉजिट, और जो आपके ये होते हैं भविष्य निधि। भविष्य निधि का मतलब जो आपका प्रोविडेंट फंड वगैरह, ये सब क्या हो रहा है, जमा हो रहा है ना। ये सब किस में आ रहा है, पूंजीगत प्राप्तियों में हो रहा है। मतलब है, सरकार उसको ऐसा नहीं कि पूरा खर्च कर सकती है आवश्यकता पड़ने पर वापस करना पड़ेगा। आपका प्रोविडेंट फंड क्या करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप रिटायर हो गए, आप लेने गए, आपको कहा भाई हो गया, खर्चा हो गया, सरकार ने कर दिया। ऐसा नहीं कर सकती सरकार, आपने अपने भविष्य के लिए कर रखा। लोक लेखा खाते की अन्य प्राप्तियां, विदेशी ऋण एवं सहायता। मैं यहां से क्वेश्चन पूछता कि विदेशी ऋण एवं सहायता किसका भाग होता है, पूंजीगत प्राप्तियों का होता है। किसका, जो विदेशों से हम ऋण लेते हैं और जो विदेशी सहायता मिलती है हमको, वो पूंजीगत प्राप्तियों में गिनी जाती है। ध्यान हो गया, याद हो गया। अभी जब पेपर प्रैक्टिस करेंगे आप, क्वेश्चन मिलेगा आपको ये वाला। ऋण एवं अग्रिमों की वापसी, विनिवेश। फिर यहां से क्वेश्चन पूछता मैं, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा मिलेगा, माना सरकार, वैसे तो LIC को नहीं बेच रही है, बट माना सरकार LIC या कुछ रेलवे या इनको अगर बेच देती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार अपने शेयर क्या कर देती है, 51% तक बेच देती है, या कभी कभी क्या करती है कि पूरा बेच देती है, लो भाई पूरा ले लो। तो उससे पैसा मिलेगा, जो पैसा मिलेगा वो किसका भाग होगा, पूंजीगत प्राप्तियों, यानी किसका, कैपिटल रिसीट्स का पार्ट होगा। तो समझ में आ गया। फिर पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में गैर योजना पूंजीगत व्यय, योजनागत पूंजीगत व्यय, इसको लगभग समान कर दिया मोदी सरकार ने। सामान्य सेवाएं जैसे गैर आवासीय मकान, कार्यालय तथा प्रशासनिक इमारतें, इसमें ना दिखेगा आपको, इसमें दिखेगा नहीं क्या, इसमें नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। इसमें कुछ बनी हुई चीजें दिखेंगी आपको। जो पूंजीगत व्यय है ना, इसमें आपको कुछ दिखेगा, जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे माना गैर आवासीय मकान बन गए, तो स्ट्रक्चर दिख रहा है। उधर डिफेंस में दिख रहा था क्या, डिफेंस में कुछ नहीं दिख रहा था। डिफेंस में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो वो दिखेगा नहीं। वो मतलब वो भाई बोफोर्स के गोले चलाए हमने,
फायर कर दिया, कहीं दिख रहा है? कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें देखें, मकान दिखेंगे आपको, कार्यालय दिखेंगे, प्रशासनिक इमारतें दिखेंगी, ठीक है। प्रतिरक्षा के उद्देश्य से किया गया भूमि अधिग्रहण, भूमि ले रखी है ना, अधिग्रहण कर रखा, भूमि दिखेगी आपको इसमें, ठीक है। भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण कार्य आदि, निर्माण कार्य आदि किसमें आते हैं? गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में। आदि के लिए किया गया व्यय, सामाजिक, ऊपर कीजिए, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं, स्कूल के लिए भवन, अस्पताल, भाई एम्स दिख रहा ना आपको कि नहीं दिख रहा है? अस्पताल, प्रौद्योगिकी तकनीकी संस्थाएं, आईआईटी दिखते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों आदि, आर्थिक सेवाएं, कृषि क्षेत्र और संबंधित सेवाएं, उद्योग, खनिज, पेट्रोल, रसायन तथा रासायनिक स्तर के उद्योग, हवाई जहाज उत्पादन, निर्माण उद्योग, जल विद्युत विकास, सड़कें, पुल, अन्य आंशिक सेवाएं, ऋण और अग्रिम जो राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, विदेशी सरकारों व सरकारी कर्मचारियों को अनेक उद्देश्यों के लिए दिया गया है। छोटा करो, हो गया पूरा? पूरा हो गया। इसको एक बार अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपकी समझ में बजट आ गया। क्या आ गया? और इसको अगर नहीं पढ़ा और याद नहीं किया, इसी के बीच में से क्वेश्चन पूछेगा प्री में, कौन अप्रत्यक्ष कर है, कौन प्रत्यक्ष कर है, कौन गैर राजस्व कर है, कौन कर राजस्व के अंतर्गत आता है ना, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऐसे ही पूछेगा आपसे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इसको याद करना पड़ता है, तब अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। क्या करेंगे? इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो लगातार करूं या तोड़ के करूं? कितने मिनट का हुआ? ठीक है, लगातार करते हैं। अब आ जाइए भाई, हेडिंग पे आ जाइए। ये वाला नहीं है, ये तो पहले वाला चैप्टर है भाई, इसको हटाओ, दूसरा वाला है। ये तो बैंकिंग वाला है। तो बार बार रिवाइज करते रहिए उस चार्ट को। किसी बच्चे ने बड़े मेहनत से बनाया, ठीक है, कॉमा वॉमा थोड़ा गलत लगा रखे बीच बीच में, जहाँ पे लगने चाहिए वहाँ पे नहीं लगा रखे, लेकिन अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे, अब इसमें आ जाएगा, वही चीज़ आएंगी इसमें जो हम डिटेल करेंगे, ठीक है, उसकी डेफिनेशन वगैरह सब आ जाएगा। नहीं भाई, नया वाला निकालिए। अब आज यहां से पढ़ना है हमने, ठीक है। चार्ट को अपने सामने रखिए। अब वही पढ़ रहे हैं हम कि इस बजट के दो भाग हैं, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं। आगे आइए, आगे आइए जनाब। यही है राजस्व प्राप्तियां। इसके अंतर्गत उस आय को रखा जाता है जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है। किस आय को? उस आय को रखा जाता है जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है। अब पहली लाइन ही राजस्व प्राप्तियों की डेफिनेशन को क्या कर रही है? एक्सप्लेन कर रही है। इसे चालू खाता नाम से भी जाना जाता है। करंट अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट, चालू खाता नाम से भी जाना जाता है। इस खाते में आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके बदले में कोई भुगतान नहीं करना होता है। यहां तक लिख दो, 2 नंबर खड़े। थोड़ा एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे, जैसे करों द्वारा प्राप्त आय। भाई सरकार जब टैक्स लगा रही तो उसके बदले में क्या कोई भुगतान कर रही है? कोई भुगतान नहीं कर रही है, लेकिन क्या कर रही? कर लगा रही है। तो करों द्वारा प्राप्त आय,
दूसरा सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अर्जित लाभ, सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अर्जित लाभ। सार्वजनिक उपक्रम क्या होते हैं? जैसे ओएनजीसी हो गया, जैसे बीएचईएल हो गया, जैसे एनटीपीसी हो गया, है ना। सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा अर्जित लाभ। सरकारी उधारों पर प्राप्त ब्याज, सरकार ने उधार दे रखा, उस पर जो ब्याज मिलेगा वो गैर कर आय। गैर कर आय मतलब जो कर लगाकर नहीं किया लेकिन फिर भी आय हो रही है सरकार की, तो वो सब किसमें शामिल हो जाएगा? इसमें। राजस्व प्राप्तियों से सरकार की देयताओं में किसी भी प्रकार की, देयताएं बोलते हैं लायबिलिटीज, देयताओं लायबिलिटीज में किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं होती है। ध्यान देते रहिए, वृद्धि नहीं होती है। राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, ऊपर कीजिए, कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू, दूसरा गैर कर राजस्व नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, आगे आइए। कर राजस्व प्राप्तियां, कर व्यक्ति द्वारा सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य अंशदान है जिसे सरकार सभी के सामान्य हित के लिए व्यय करती है और जिसका करदाता को प्राप्त होने वाले लाभ विशेष से कोई संबंध नहीं होता। कर दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होते हैं। नंबर एक प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। अब फिर डायरेक्ट, ये दो दो नंबर में आएंगे पीसीएस में, कितने में? दो दो नंबर में। प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिनको वही व्यक्ति देता है जिस पर ये लगाए जाते हैं। मेरे पे इनकम टैक्स लगा तो मैं ही तो दूंगा, वो क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स। जिनको वही व्यक्ति देता है जिस पर वे लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर का दबाव तथा भार अंतिम रूप से उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर वह सरकार द्वारा लगाया जाता है। करदाता इस कर के भार को किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं टाल सकता। आप पर नहीं टाल सकता मैं, मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, अगला। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर वही इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, एस्टेट ड्यूटी, ये सब जिस पे तारे बने हुए हैं, समझ लो वहां से क्वेश्चन पूछ चुका है। वो क्या कर चुका है? यहां ध्यान दीजिए भाई, इधर भी ध्यान दीजिए। अच्छा, ठीक है। फिर क्या है? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, सीमांत लाभ, एफबीटी बोलते हैं उसको। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स, बीसीटीटी 2009 में हटा दिया गया 1 अप्रैल। मैंने कहा नहीं आपको, कुछ टैक्स जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, कुछ नए टैक्स इंट्रोड्यूस होते हैं। लाभांश वितरण कर, डीडीटी, प्रतिभूति व्यापार कर, एसटीटी, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सीटीटी, ये सब आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट टैक्स है, क्या है, और केंद्र के हैं ये डायरेक्ट टैक्स। किसके? केंद्र के। ये कहां से आ गया? गार। चलो, गार बहुत इंपॉर्टेंट है, रहा है अपने समय में, अभी भी पूछता है, एंटी अवॉइडेंस से संबंधित है ये। कर चोरी होती है ना, कर की चोरी करते हैं लोग, और काले धन को रोकने के लिए गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जनरल, इसको भी समझे। मतलब ये अभी हम बीच में दे दिया ये, लेकिन ये अभी हम उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, बीच में समझा रहे हैं कि गार लाए भाई, टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जब टैक्स लगेगा तो चोरी करेंगे लोग, काला धन क्या करेंगे? जमा करेंगे। उसके लिए सरकार क्या करेगी? फिर गार लेके आएगी। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल एक तरह का नियम है। इसका उद्देश्य है कि जो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करे, इन्वेस्ट करे, वह यहां पर तय नियमों के अनुसार कर भुगतान करे। क्या करे? ठीक है। पार्थ सारथी सोम विशेषज्ञ समिति, ये बड़ी इंपॉर्टेंट समिति है, पूछता है किससे संबंधित है ये, ने 3 वर्ष बाद गार लागू करने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कि गार जो लागू किया गया था किसकी संस्तुति पर किया गया था, किसकी रिकमेंडेशन पे किया गया था? आपने बोला पार्थ सारथी सोम समिति। ठीक है। गार का कार्य इन सौदों अथवा आय को कर दायरे में लाना है जिसको केवल कर के भुगतान से बचने के लिए किया गया है। इसके लागू होने से कर वंचना, कराप वंचन या टैक्स इवेजन, ये इन शब्दों को याद करना शुरू कर दीजिए। टैक्स इवेजन, इनकी डेफिनेशन पढ़नी है अभी आपने। क्या पढ़नी है? टैक्स इवेजन, कराप वंचन, टैक्स इवेजन रुकेगा जिससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा। विदेशी कंपनियां भी बड़ी चालाक होती हैं। क्या होती हैं? वो भी टैक्स, जैसे आप अपना टैक्स बचाना चाहते हो, वैसे विदेशी कंपनियां भी जब निवेश करती हैं वो भी अपना क्या करती हैं? टैक्स बचाने का पूरा प्रयास करती हैं, क्योंकि सबको लाभ कमाना है।
सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 29 जून 2017 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत में गार का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाद से प्रभावी होंगे। यदि ऐसा हुआ तो भारत गार यानी सामान्य नियम विरोधी बचाव को लागू करने वाला 17वां देश होगा। ये पहले लिख दिया दरअसल इसने, अभी तक वही लिख रहा है। गार आ चुका है, ठीक है, 17वां देश है। इसे सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया था गार को। एंटी अवॉइडेंस जो रूल है उसको कहां किया गया था? ऑस्ट्रेलिया। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी उसने, ठीक है। अब राज्य के प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं? भू राजस्व होता है भाई, लैंड रेवेन्यू होता है, कृषि आय पर कर होता है, होटल प्राप्तियों पर कर होता है, व्यवसाय कर होता है, अचल संपत्तियों पर कर होता है गैर शहरी, रोजगार पर कर होता है, पथ कर टोल टैक्स होता है ना। फिर आ गया, ये हो गया राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर, ये हमने लिस्ट में पढ़े अभी। फिर आ गया अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर। अगर ऐसे में पढ़ते ना आप, नहीं आता समझ में, ऐसा लगता है क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बार आपने चार्ट बना दिया, चार्ट बना के जब आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर, अब इनडायरेक्ट टैक्स पे आ गए हम। अब पहले डेफिनेशन की, होता क्या है अप्रत्यक्ष कर? अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कर वे कर हैं जिनका दबाव एक व्यक्ति पर तथा उसका भार दूसरे पर पड़ता है। भार दरअसल दबाव था रेस्टोरेंट के मालिक पर, जीएसटी उसको देना था, और किस पर धकेल दिया उसने? आप पर धकेल दिया, धकेला। तो इसलिए डेफिनेशन ऐसी बनी। इतनी डेफिनेशन पे 2 नंबर मिलते हैं। कितने? सिर्फ इतना लिखना है, देखो, अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कर वे कर हैं जिनका दबाव एक व्यक्ति पर तथा उसका भार दूसरे पर पड़ता है। अन्य शब्दों में लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो 20 शब्दों में मैंने कहा इतना काफी है, और साथ में 2-4 एग्जाम्पल दे दो अप्रत्यक्ष कर के। यानी केंद्र के अप्रत्यक्ष कर ये है और राज्य के अप्रत्यक्ष कर ये है, बस 2 नंबर खरे, गारंटी। स्टाम्प ले आना 100 रुपए का, उस पर साइन कर दूंगा मैं कि क्या इतने लिखने पे 2 नंबर मिलते हैं? हाँ जी मिलते हैं। अब कुछ लोग होते हैं और बड़ा चढ़ाकर, भाई 20 शब्दों में 20 शब्द ही तो लिखोगे या 100 शब्दों में लिखोगे? आपने कहा नहीं जी मुझे तो आता है, ईगो हर्ट हो गया आपका, मुझे तो आता है, मैं तो और अन्य शब्दों में भी करूंगा कि कर की जिम्मेदारी तो करदाता पर होती है, परंतु वह कर का भार पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से दूसरे व्यक्ति पर टाल देता है। लिखना चाहो लिख लो, नंबर कटेंगे, क्योंकि आपने वर्ड लिमिट पार कर ली। 20 शब्दों में यहां से लेके यहां तक, और केंद्र के 2 अप्रत्यक्ष कर और राज्य के 2 अप्रत्यक्ष कर, बस उतना काफी होता है, 2 नंबर उतने में मिलते हैं। क्लियर हो गया? अब केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर दे देना 2, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क यूनियन एक्साइज, बस 2 एग्जाम्पल काफी होते हैं। पर प्री निकालने के लिए ये सारे याद करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? क्योंकि बोलेगा कि केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष करों में कौन शामिल नहीं है, 3 तो यहां से उठा देगा। बोलेगा सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, और 1 यहां से दे देगा राज्य सरकार के कर से, व्यापार कर दे देगा। क्या कर देगा? तो हो गया। अगर आपको ये याद नहीं है तो आपका जो क्वेश्चन है वो देखो आईएएस 2014 में पूछा, व्यापार कर, समझ में आया? एक होता है यूनियन सेल्स टैक्स, केंद्रीय व्यापार कर, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ये याद हो गया। अब राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? व्यापार कर, बिक्री कर, स्टाम्प और पंजीयन शुल्क, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर, परिवहन कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, वो मैंने इधर का पहले पढ़ लिया, 3, 4, 5 ऐसे, वाहनों पर कर, प्रवेश कर, चुंगी कर जिसे बोलते हैं, वो क्या हो गया? राज्य का। समझ में आ गया? ठीक है, आगे और भी हैं। विज्ञापन कर, शिक्षा उपकर, एजुकेशन सेस, विद्युत पर कर व शुल्क, सट्टेबाजी पर कर। विद्युत चाहे तो कम में मिल सकती है आपको, है ना, यानी बिल आपके कम हो सकते हैं, और सरकार चाहे तो क्या कर सकती है? फ्री कर सकती है 200 यूनिट। कहां? भारत के सबसे समझदार लोग झांसे में आ गए 200 यूनिट के, है ना। कभी भी कोई भी सरकार अगर आपको फ्री में दे रही, वैसे तो आप ही का है, पर फ्री लेने से क्या होता है कि अकर्मण्यता आती है। क्या आती है? अकर्मण्यता आती है। सरकार को भी लॉस होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, सरकार को भी लॉस होता है। इतने लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री देना, मतलब समझ रहे हो आप बात, है ना।
तो बोलिए फ्री मत दीजिए, काम दीजिए, हमको रोजगार दीजिए हमारे हाथों को, हम चुका देंगे, कोई नहीं, जो आप जितना बोलोगे उतना चुका देंगे, पहले हमें रोजगार दो, हमें फ्री नहीं चाहिए। फ्री के राशन और फ्री का बिजली, फ्री का पानी क्या करोगे? क्या चाहिए होता है? रोजगार चाहिए होता है। बोलो स्किल्ड बनाओ हमको, हमारे लिए नए नए योजनाएं लेके आओ। जितना आप हमें फ्री में दे रहे हो बिजली, उतने में हमारे लिए संस्थान खोलो बड़े बड़े, ताकि हम स्किल्ड हों, ताकि हम चीन को टक्कर दे सकें, ड्रैगन को। समझ में आया? ताकि हम उद्यमी बन सकें, उद्योग लगा सकें। कुछ बताओ भाई, काम दो। ऐसा मत बोलो कि क्या बोलते हैं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां ठीक नहीं है। नहीं होंगी तो फिर तो सरकारी नौकरी की तरफ झांकेगा बच्चा। गैर कर राजस्व, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, कर आय स्रोतों से अतिरिक्त। केंद्र सरकार के पास आय के गैर कर राजस्व स्रोत, मतलब जिसमें कर नहीं लगा रही है फिर भी कमा रही है। जैसे केंद्र सरकार कहां कहां से कमाती है, ऊपर आओ। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त निवल अंशदान, रेलवे से कमाती है, डाकघर से कमाती है, भारतीय रिजर्व बैंक का लाभ होता है, वन से कमाती है, समुद्र पारीय संचार सेवाओं से कमाती है। दूसरा, ब्याज प्राप्तियों से कमाती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मैंने बताया कि लोन कौन देता है, केंद्र सरकार देती है, तो ब्याज भी लेगी। तो ब्याज राज्य सरकारें जो होंगी वो क्या करेंगी, ब्याज देंगी। रेलवे से, दूरसंचार से, अन्य से, है ना। आगे राजकोषीय सेवाएं, जैसे करेंसी, सिक्के, ढलाई, अन्य राजकोषीय सेवाएं। सामान्य सेवाएं देती है राज्य। सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, जैसे विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की प्राप्तियां, चीनी कैस्टर ऑयल, सीरा के निर्यात से लाभ, कच्चे तेल पर रॉयल्टी, और बाह्य सहायताएं। ठीक है, आगे बाह्य सहायताओं में भी बोल रखा कि सामान एवं उपकरणों के रूप में सहायता, बाह्य नकदी अनुदान सहायता, ऐसे राज्य सरकार के भी होते हैं। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से प्राप्त निवल अंशदान, जैसे वन, विद्युत परियोजनाएं, सड़क, जल परिवहन सेवाएं, दुग्ध विकास, उद्योग, खनन एवं खनिज, उद्योग, खनन एवं खनिज, सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त लाभांश तथा आय, दिए गए उधारों से प्राप्त ब्याज। आगे बढ़ते रहो आगे। सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं से प्राप्त आय, आर्थिक सेवाओं से प्राप्त आय, ये समझ में आ गया। अब आ गए हम राजस्व व्यय में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी तक तो क्या कर रहे थे हम, कमा रहे थे, बता रहे थे कि सरकार की कमाई कहां से होती है, केंद्र की कमाई कहां से होती है, राज्य की कमाई कहां से होती है। अब खर्चा भी है, खर्चा भी तो देखना पड़ेगा। घर में क्या करते हो आप, पहले कमाई देखते हो, फिर खर्चे का बजट बनता है। वैसे ही है बजट यहाँ पर। तो सरकार के वे सभी खर्च जो कोई भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, उन्हें राजस्व खर्च कहा जाता है। अब यहाँ पे इसको ध्यान देना आपने, भौतिक और वित्तीय परिसंपत्ति। जब उधर पढ़ेंगे ना हम, तो हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, डिफेंस के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ, वो दिख रहा है ना आपको। लेकिन यहां पर जो खर्चे होंगे वो दिखाई नहीं देंगे आपको। क्या नहीं होंगे? ऐसे खर्चों को राजस्व व्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसलिए ये वाली लाइन जो है ना, कोई भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, यही कीवर्ड है, उन्हें राजस्व खर्च कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इन खर्चों का संबंध सरकारी विभागों के संचालन, भाई सरकारी विभागों का संचालन हो रहा है, दिख रहा है कुछ कुछ परिसंपत्ति बन रही है, एसेट्स बन रहे हैं क्या? कुछ कोई एसेट नहीं बन रहे हैं। क्या कोई फिजिकल चीज दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। खर्चा हो रहा है ना, तनख्वाह जा रही है, पेंशन जा रही है, प्रोविडेंट फंड जा रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन वो जरूरी है सेवाएं, तो उसको राजस्व व्यय में रखा जाता है। आगे संबंध सरकारी विभागों का संचालन, विभिन्न सेवाओं, सरकारी ऋण पर ब्याज आदि से है। बजट दस्तावेज, डॉक्यूमेंट में सकल राजस्व खर्च को योजना तथा गैर योजनागत, प्लैंड और नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर में श्रेणीबद्ध किया गया। तो गैर योजनागत व्यय, नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर कौन से हैं? गैर योजनागत खर्च के अंतर्गत आते हैं ब्याज भुगतान। नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? ब्याज भुगतान। इसके लिए प्लान की जरूरत नहीं होती है, प्लानिंग कमीशन की जरूरत नहीं होती है, कोई नीति आयोग की जरूरत नहीं होती है। देना है तो देना है भैया, उसके लिए कोई प्लान नहीं बनेगा। ब्याज भुगतान करना, क्योंकि उधार ले रखा है तो ब्याज भुगतान करना ही पड़ेगा। डिफेंस पे खर्चा करना ही करना पड़ेगा। क्या बढ़ा सकते हैं
घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन करना ही करना पड़ेगा। सब्सिडी पे करना ही करना पड़ेगा। प्रशासनिक सेवाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज होती हैं, उन पे करना ही करना पड़ेगा। देश उसी इन्हीं से तो चल रहा है। प्रशासनिक सेवाओं से, डिफेंस से रक्षा हो रही है आपके देश की। नहीं तो हटा दो डिफेंस को, फिर देखो क्या होता है, क्या होगा। हाँ जी, नहीं नहीं, हमला छोड़ो, अभी जनसंख्या सेंसस आने वाला है। 135 करोड़ तो हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 130-35 करोड़ हो गए होंगे। डिफेंस हटा दो और फिर देखो कि अचानक से 270 करोड़ मिलेंगे आपको यहां अंदर। कितने? 270 करोड़ हो गई जनसंख्या। 10 सालों में, एक डिकेड में ही हो जाएगी 270 करोड़। और फिर क्या होगा? फिर आप सब्जी लेने 2 टांगों और 1 हाथ पे जाओगे, लेकिन क्या होगा? क्या होगा? फिर वहीं बवाल होगा, फिर लड़ाइयां होंगी, फिर सांस्कृतिक जब वो होती है, दिक्कतें होती हैं, तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर 1 टांग और 1 हाथ पे आओगे, है ना। बड़ी दिक्कतें हैं भाई, समझो कुछ चीजें। चलो जी, पेंगुइन्स भी लड़ते हैं। पेंगुइन्स ने जो जगह बना दी, उसके बच्चे वहां पर हैं। दूसरा पेंगुइन अगर वहां पे आकर चोंच मार मार के, क्या ये प्रवृत्तियां हैं जीवों की, कि जो उसकी जगह है उस पर फिर वही काबिज रहना चाहता है। दूसरे व्यक्ति को वो क्या नहीं करता है, और दूसरा व्यक्ति अपना पूरा स्ट्रगल करेगा क्या करने के लिए। आगे गैर योजनागत में क्या है, ये बता दिया। ब्याज भुगतान प्रक्रिया। योजनागत राजस्व, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है? बड़ा परेशान करते हो यार, उठे रहो। योजना राजस्व व्यय का संबंध केंद्रीय योजना और राज्यों तथा केंद्र प्रशासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए दी गई सहायता से है। इस खर्च से केंद्र तथा राज्य दोनों के विकास के लिए वित्तीय आपूर्ति होती है। यह व्यय केंद्रीय योजनाओं की वित्तीय आपूर्ति करता है, जैसे कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, खनिज, परिवहन, संचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी योजनाओं, आगे योजनाओं के विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता भी सम्मिलित है। ठीक है, वापस आओ, समझा देता हूं। योजनागत राजस्व व्यय समझ रहे हो, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा है? योजना राजस्व व्यय का संबंध केंद्रीय योजना और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए दी गई सहायता है। कौन देता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को? केंद्र देता है। कौन देता है? उस पैसे से क्या होता है? उस पैसे से ये सब होता है। यही होता है कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, खनिज, परिवहन, और साथ में केंद्रीय सहायता भी मिलती है। क्या मिलती है? समझ में आया? अभी पढ़ेंगे आप सहायता क्या होती है, अनुदान क्या होता है। हमने कहा केंद्रीय सहायता मिल गई जी हमें, और हम बोलते हैं केंद्रीय अनुदान मिल गया। दोनों में अंतर होगा। फिर क्या होगा? एक को वापस करना पड़ता है, एक को वापस नहीं करना पड़ता है ना। चलो आगे। योजना राजस्व व्यय, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होगा? योजना राजस्व व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए दी गई सहायता से है। और मैंने बता दिया कि इसमें खर्चा ऐसे ऐसे करके किया जाता है। लास्ट की लाइन भी इंपॉर्टेंट है इसकी, आगे लास्ट लाइन पर आइए। ये राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता भी इसी में सम्मिलित होती है। ठीक है, अब आ गया अगला पूंजी बजट। कौन आ गया? कैपिटल बजट। अब कैपिटल बजट की डेफिनेशन, भारत सरकार का पूंजी बजट, जिसे पूंजी खाता भी कहा जाता है, में पूंजी प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर शामिल किए जाते हैं। पूंजी प्राप्तियां, कैपिटल रिसीट्स में क्या क्या आएगा? केंद्र सरकार की पूंजी प्राप्तियों के अधोलिखित अंग हैं यथा आंतरिक बाजार उधारी, पूंजी प्राप्तियों में अल्प बचत जमा, भविष्य निधि जमा, लोक लेखा खाते की अन्य प्राप्तियां, विदेशी ऋण एवं सहायता, ऋण एवं अग्रिमों की वापसी, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, है ना। सिर मत पकड़ो भाई, अभी से याद करना है। हाँ,
पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो गया, वह सरकारी व्यय। अब इधर देखो, वहां हमने पढ़ा जो भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियां नहीं बनाता है, यहां पे हम पढ़ रहे हैं पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे, वह सरकारी व्यय जो भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियां बनाने में सहायक है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर की श्रेणी में आता है। बजट दस्तावेज में सकल पूंजीगत व्यय को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक हो गया गैर योजना पूंजीगत व्यय, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा प्राप्त कराई गई विभिन्न सामान्य सामाजिक आर्थिक सेवाएं आती हैं। इस प्रकार के व्यय की चार प्रमुख श्रेणियां हैं जो कि निम्नलिखित हैं। सामान्य सेवाएं जैसे गैर आवासीय मकान, कार्यालय, भाई बिल्डिंगें बन रही हैं, दिख रहा है, फिजिकल, भौतिक, और क्या पढ़ा था शब्द हमने, भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियां बन रही हैं। क्या बन रही है, एसेट्स बन रहे हैं। तो उसमें आपने पढ़ लिया जैसे मकान, आवासीय, गैर आवासीय मकान, कार्यालय, प्रशासनिक इमारतें, प्रतिरक्षा के उद्देश्य से किया गया भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण कार्य आदि के लिए किया गया व्यय। सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में क्या आएगा, ये तो हो गया सामान्य सेवाएं। सामुदायिक और इसमें इसके अंतर्गत स्कूल के लिए भवन, अस्पताल, प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे IIT मैंने बता दिया आपको, वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे CSIR हो गया, है ना, आदि पर किया गया पूंजीगत व्यय आता है। इसरो हो गया, इसरो भी उसी में आया। इसमें अनेक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों पर किया जाने वाला व्यय भी सम्मिलित है। आगे सामाजिक सुरक्षा समझते हो, भाई कोई गैर संगठित व्यक्ति है, जैसे कोई ठेली वाला है या कोई मजदूर है, माना एक्सीडेंट हो गया उसका, तो सरकार क्या करती, बीमा देती कि नहीं देती, 2 लाख रुपए तक का, 1 लाख रुपए तक का, 50,000 रुपये, मतलब अगर उसके अंग भंग हो गए तो क्या हो गया, 50,000 रुपये मिल गया। अगर उसकी डेथ हो गई तो परिवार वालों को 1 लाख रुपए मिल गया। तो वो सामाजिक सहायता में आता है। किस में आता है, आर्थिक सेवाओं में क्या आता है, इस श्रेणी के अंतर्गत वे पूंजीगत व्यय एवं ऋण आते हैं जो अनेक आर्थिक विकास योजनाओं के लिए, जैसे कृषि क्षेत्र और संबंधित सेवाओं, उद्योग, खनिज, पेट्रोल, रासायनिक स्तर के उद्योग, हवाई जहाज उत्पादन, निर्माण उद्योग, जल विद्युत विकास, सड़कें, पुल तथा अन्य आर्थिक सेवाओं के लिए स्वीकृत किए गए। ठीक है, फिर आता है ऋण और अग्रिम, लोन्स एंड एडवांसेस। इस श्रेणी में वे सभी ऋण और अग्रिम राशि आदि आते हैं जो राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, विदेशी सरकारों, विदेशी में क्योंकि छोटे देश भी तो हमारे अगल बगल, नेपाल को देते हैं हम, भूटान को देते हैं हम, इवन टर्की में भूकंप आता है वहां हम राशन पहुंचाते हैं, अफगानिस्तान में दिक्कत होती है वहां हम पहुंचाते हैं, और बहुत सारी सहायता करते हैं हम, है ना। तो वो सब भी इसी में आ रही है। एवं सरकारी कर्मचारियों को अनेक उद्देश्यों के लिए दिया गया है। आगे फिर आ गया योजना पूंजीगत व्यय, प्लान्ड। केंद्र सरकार के द्वारा किए गए इस व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं से है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की उनकी योजनाओं की परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सहायता भी इसमें सम्मिलित है। अनुच्छेद 266, 267 के अनुसार भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट को निम्नलिखित 3 प्रकार के खातों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है: सार्वजनिक खाता, आकस्मिक कोष और संचित कोष। मैंने बताया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। थोड़ा इसको वापस करना, जरा वापस करो और छोटा करो इसे, जरा छोटा करो, छोटा कर दो, बिल्कुल छोटा करो, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो और ऊपर ले जाओ, पूरा ऊपर ले जाओ उसे। अरे भाई पूरा ऊपर, छोटा करके और छोटा करो उसे। ठीक है, और अगले पेज पे जाओ और आगे जाओ। ठीक है, नीचे आ जाओ। तो 3 खाते पढ़े हमने, सार्वजनिक खाता, आकस्मिक कोष और संचित कोष। सार्वजनिक खाता पब्लिक अकाउंट 266(2) में आता है। देखो आर्टिकल 266 में ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आता है, जिसको बोलते हैं आकस्मिक निधि, भारत की आकस्मिक निधि या भारत का संचित कोष। उसी में
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट भी आता है। क्या आता है? मतलब राज्य की 2 मिनट यार, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड नहीं, भारत की संचित निधि 266, राज्य की संचित निधि 266 और सार्वजनिक खाता 266। ये 3 चीजें याद करनी है आपने। क्या क्या? भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट 266, पब्लिक अकाउंट 266। याद हो गया? फिर पढ़ना आपने कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, ये दोनों आपने पढ़ना है 267 में। आकस्मिक निधि बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो आकस्मिक निधि 267 में आएगा। किसमें आएगा? भारत की भी राज्य की भी दोनों की आकस्मिक निधियां जो आती हैं वो किस में आती है? 267 में। जब आप आकस्मिक निधि पढ़ रहे हो यहीं पर याद कर लो कि 267 में जो भारत की आकस्मिक निधि है उसमें से अगर खर्च करना होगा तो राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? किसको अधिकार है? मतलब किसकी अनुमति लेनी होगी? राष्ट्रपति। और राज्य की आकस्मिक निधि से अगर खर्च करना होगा तो राज्यपाल की अनुमति से खर्च होता है। किसकी अनुमति से? हालांकि बाद में भारत की आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति के कहने पर खर्च तो कर दिया, बाद में संसद उसका अनुमोदन करती है। या राज्य की आकस्मिक निधि से राज्यपाल के कहने से खर्च तो कर दिया, बाद में विधानमंडल उसका क्या करेगा? अनुमोदन करेगा। लेकिन जो ये वाला आर्टिकल 266 है यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इसमें मतलब पहले वाले में यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करना, अगर भारत की संचित निधि से खर्च करना है तो संसद की अनुमति लेनी पड़ती है, और राज्य की संचित निधि से अगर खर्च करना है तो विधानमंडल की अनुमति से खर्च होगा। इतना समझ में आ गया? तो इसको याद कर लो। अभी क्या क्या बताया मैंने, बताओ। आर्टिकल 266 सबसे पहले याद करो, ऐसे याद करो। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, संसद। इतना याद कर लो, संसद खर्च करेगी इनमें से। कौन करेगी? संसद को अधिकार दिया गया खर्च करने का। और इसी में पढ़ना है आपने सार्वजनिक खाता, पब्लिक अकाउंट। 2 करके हैं ब्रैकेट में, 2 266 के 2 में क्या आता है? फिर आ जाइए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट यानी भारत की आकस्मिक निधि, राज्य की आकस्मिक निधि, और फिर याद कीजिए कि भारत की आकस्मिक निधि के आगे लिखे राष्ट्रपति, राज्य की आकस्मिक निधि के आगे लिखे राज्यपाल की अनुमति है ना, लिख दिया। आर्टिकल 267 याद हो गया? बस अब पढ़ते हैं, है ना। इसमें ऐसी प्राप्तियां आती हैं जो वास्तव में सरकार की नहीं होती हैं। सार्वजनिक खाते में कैसी प्राप्तियां आती हैं? सरकार की नहीं होती हैं, बल्कि सरकार दूसरों के लिए अपने पास रखती है, जिससे बाद में उन्हें लौटा देती। प्रोविडेंट फंड भैया हमने जमा कर दिया ना, अपना, मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैंने अपना प्रोविडेंट फंड जमा कर रखा है, तो वो सरकार का थोड़े हो, तो मेरा है। जब मैं रिटायर होऊंगा तब मैं लूंगा उसे। लेकिन सरकार के पास है, वो बोल रहा है, बल्कि सरकार दूसरों के लिए, मतलब मेरे लिए अपने पास रखती है, जिसे बाद में उन्हें लौटा देती है। सार्वजनिक खाते से प्राप्तियों को निकालते समय संसद की स्वीकृति नहीं ली जाती है। इसको खास ध्यान देना, संसद की स्वीकृति नहीं ली जाती है। प्रायः सार्वजनिक खाते में निम्नलिखित मदें रखी जाती हैं, यथा नंबर 1 ये राष्ट्रीय अल्प बचत जमा योजना, प्रोविडेंट फंड तथा अन्य खाते, जमा तथा अग्रिम, अन्य सार्वजनिक जमा, संचित कोष से हस्तांतरण। मैं यहां से पूछता क्वेश्चन, कहां से? ये तो सबको पता है, दूसरों के लिए क्या क्या रखा हुआ। तो राष्ट्रीय अल्प बचत जमा योजनाएं होती हैं, कई होती हैं। क्या इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र अभी भी चलते हैं? अब ये नहीं पता होगा आपको। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कि इस समय जो राष्ट्रीय अल्प बचत जमा योजनाओं में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। देखो 2-3 एग्जाम्पल ढूंढो उसमें। ठीक है, मैं यहां से क्वेश्चन पूछता कि अगर सरकार ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकाल लिया तो किसका भाग होगा? ये दिख रहा है यहां पे, संचित कोष से हस्तांतरण।
हस्तांतरण बोलते हैं ट्रांसफर को, संचित कोष बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड से अगर ट्रांसफर हुआ है पैसा किसको, सरकार को, तो वो भी किसका पार्ट होगा, नीचे करो, नीचे करो, वो भी इसी का पार्ट होगा, सार्वजनिक खाते का। किसका, सार्वजनिक खाते का पार्ट होगा। किसान विकास पत्र चलते हैं ना अभी भी। हाँ चलो आगे बढ़ो। उसके बाद आकस्मिक फंड, कंटीजेंसी फंड 267, कंटीजेंसी फंड मतलब आकस्मिक निधि 267, यह आकस्मिक आपदाओं का सामना करने के लिए बनाया जाता है। इसका प्रयोग केंद्र सरकार के संबंध में राष्ट्रपति एवं राज्य सरकार के संबंध में राज्यपाल, ये याद करा दिया मैंने, को करने का अधिकार है वास्तव में। आगे वास्तव में आकस्मिक एवं अनिश्चित विपदाओं से हुई क्षति की पूर्ति के लिए संसद की स्वीकृति की प्रतीक्षा नहीं की जाती है, अतः ऐसे व्यय को आकस्मिक फंड से पूरा किया जाता है। बाद में संसद द्वारा अधिकृत होने पर संचित फंड से निकालकर आकस्मिक फंड में डाल दिया जाता है। अब यह ध्यान रखना, आकस्मिक निधि लगभग 500 करोड़ से ऊपर का होगा मेरे ख्याल से इस समय। जब जब आकस्मिकता आएगी उसमें से खर्च किया जाएगा, लेकिन बाद में भारत की संचित निधि से पैसा निकालकर उतना ही जमा करना पड़ता है जितना कि उसमें से क्या किया गया है, निकाला गया है, वरना छोटा नहीं हो जाएगा आकस्मिक निधि। ये ऐसे समझ लीजिए कि आपने दो गुल्लक रखे हुए, एक सामान्य गुल्लक है और एक आपने आपदाओं के लिए रखा हुआ। आपदा ही आपने उससे खर्च कर दिया तो पूरा फोड़ दोगे क्या, उसमें फिर दोबारा जमा करोगे ना, हो सकता है आपदा दोबारा आए। मतलब आपदा मतलब आकस्मिकता, समझ में आया। तो वैसे ही ये बोल रहा है कि संसद से अधिकृत होने पर संचित फंड से यानी कंसोलिडेटेड फंड से निकालकर आकस्मिक फंड में डाल दिया जाता है, कंटीजेंसी फंड में फिर दोबारा उतना ही पैसा जमा कर दिया जाता है। 87वें संविधान संशोधन के बाद इस फंड की स्वीकृति राशि 500 करोड़ रुपए है। हाँ 500 करोड़ रुपए है, जो पहले 50 करोड़ था। इतना बड़ा देश है यार, 500 करोड़ भी कम है वैसे। 500 करोड़ भी क्या है, कम से कम ये 5000 करोड़ होना चाहिए, 5 लाख करोड़ होना चाहिए, जितना बड़ा देश है हमारा। चलो जी आगे बढ़ो। फिर क्या है, संचित कोष, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट 266 बता दिया मैंने। इस कोष से धनराशि तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक कि संसद द्वारा स्वीकृति एवं विनियोजित अधिनियम द्वारा उस व्यय को अधिकृत नहीं किया गया। विनियोग विधेयक लाना, अप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है उसके लिए भी। विनियोजित अधिनियम द्वारा उस व्यय को अधिकृत नहीं किया गया हो। संचित कोष में सरकार के, आगे सरकार के, यही है, बजट में दिखाई जाने वाली समस्त प्राप्तियां दिखाई जाती हैं। जैसे जितनी भी राजस्व प्राप्तियां होंगी कहां जाएंगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का भाग होंगी। जितने भी ट्रेजरी बिल्स होंगे, जो भी ऋण की वसूली होगी, जो भी अर्थोपाय अग्रिम, इसको इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मेंस में लिखने के लिए आता है, अर्थोपाय अग्रिम। अर्थोपाय अग्रिम से जो भी पैसा वो करेगी सरकार, वैसे करती नहीं है अब, लेकिन आरबीआई से बोलेगी जब। अगला सरकारी ऋणों के निर्गमन द्वारा प्राप्ति, ये सब किसके, संचित कोष के समग्र व्यवहार को हम निम्नलिखित प्रकार से भी दिखा सकते हैं। कहां दिखा रहा है निम्नलिखित प्रकार से? नहीं, वेज एंड मीन्स एडवांस, इसको याद कर लीजिए, वेज एंड मीन्स एडवांस, अर्थोपाय अग्रिम। इसकी डेफिनेशन आएगी, मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखा जाता है, कितना लिखना है ये भी बताऊंगा। मेन चीज ये होती है कंपटीशन में, कितना लिखना है और कितना याद करना है, क्या छोड़ना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने जनाब वो दिखाया मुझे उधर, उसके बाद ये दिखा रहे हो आप, उसे पूरा तो पढ़ लो। अब देखो, भारत की संचित निधि पर कौन कौन से व्यय भारित होंगे, मतलब जो करने ही करने हैं। और ये कहां पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे हम आर्टिकल 112 में। किसमें पढ़ेंगे, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट निकालिए, है उसमें आर्टिकल 112 का पार्ट ढूंढिए, आगे 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 होगा कि ये चीजें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाएंगी। राष्ट्रपति का वेतन कहां से दिया जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होता है।
भत्ते, उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। ये थोड़ा कि राष्ट्रपति हट गया तो खत्म हो गया, उसको फिर भी उसको आवास दिया जाता है सरकारी, उसके खर्चे होते हैं, जो भी होगा। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? लिखा हुआ है 112 के कौन से नंबर पे? नहीं 112, जब जहां पे लिखा होगा कि निम्नलिखित व्यय भारित होते हैं, उससे पहले एक नंबर लिखा हुआ 112 का 1 2 3 4, क्या लिखा हुआ? 112 का 2 में लिखा हुआ है ना। हाँ, तो 112 के 2 में जब आप जाएंगे तो ये सब चीजें मिलेंगी आपको। तीसरा, ऐसे ऋण का भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। ऋण ले लिया, भारत सरकार पर भार है कि चुकाना है, तो वो सारी चीजें कहां? ऐसे भार में ऋण पर ब्याज, निक्षेप निधि भार, मोचन भार, उधार लेने और ऋण सेवा तथा ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय। इसको ना कॉपी पेस्ट करके भी लिख दोगे, काम बढ़िया हो जाएगा आपका। क्योंकि अब मैं हर चीज समझाऊं, निक्षेप निधि भार क्या होता है, मोचन भार क्या होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएगा वो बोलेगा कौन कौन से व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, जो संविधान में लिखा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने जो संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, सोच समझ के लिखा होगा ना। इंग्लिश में भी टफ वर्ड्स आते हैं, हिंदी में भी, जैसे मोचन, अब समझ में नहीं आता मोचन क्या हुआ। ऋण मोचन, संकट मोचन सुना है, संकट से छुड़ाने वाले, ऐसे ऋण मोचन, ऋण छुड़ाने वाले, है ना। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन। थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ है। उच्च न्यायालयों का वेतन, हाई कोर्ट के जजों का वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से दिया जाता है जब तक वो काम करते हैं। जैसे हमारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय है, तो हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन उत्तराखंड के संचित निधि से दिया जाता है। जब वो रिटायर हो जाएंगे तब पेंशन जो मिलेगी वो भारत की संचित निधि से मिलेगी। इन्होंने सीधे कर दिया वेतन, भत्ते, पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के तो वेतन, भत्ते, पेंशन सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया से मिलती है। लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उनके वेतन जो होंगे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से मिलेंगे। लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे तब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेंगे, उनकी पेंशन जो मिलेगी। इतना समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है। किसी न्याय मध्यस्थ अभिकरण के निर्णय, आज्ञप्ति, पंचाट भुगतान के लिए अपेक्षित कोई धनराशि। ऊपर कीजिए, खत्म। ये इतना ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब अगला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। इस पे 16 नंबर डाल दीजिए। कई बार 2 बार पूछ लेता है, 16 नंबर में अलग पूछता है, 8 नंबर में अलग पूछता है, ठीक है जी।